नमस्कार, ये एनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय धर्म में। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर विपक्ष ने चिंता जाहिर की है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार बढ़ते आंकड़ों को लेकर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। सोनिया गांधी ने अर्जेंट वैक्सीन सप्लाई की मांग की है और साथ में कोविड से जुड़े तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जीएसटी फ्री करने की बात कही है। गरीब परिवारों को 6,000 रुपए देने की भी मांग की गई है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने यह पत्र प्रधानमंत्री मोदी को लिखा है। यह पत्र तमाम कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को लिखा गया और इसमें 3 मांगे सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी से की गई हैं। सबसे पहली मांग उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में वैक्सीन की कमी है, कोरोना वैक्सीन की कमी है, वहां पर तुरंत प्रभाव से अर्जेंटली वहां पर सप्लाई की जानी चाहिए। और इसके साथ में दूसरा सबसे जो बड़ी मांग उनकी की गई है, उन्होंने ये कहा है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कोरोना वायरस से लड़ने में इस्तेमाल हो रहा है, उन तमाम चीजों से उन्हें जीएसटी फ्री किया जाना चाहिए। इसके साथ ही तीसरी मांग उन्होंने कहा कि जो लोग पीड़ित हैं, इस महामारी से पीड़ित हैं, गरीब परिवार, उन्हें 6,000 रुपए दिए जाने चाहिए। ये 3 मांगों के साथ में सोनिया गांधी ने यह बड़ी मांग प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर की है। तो वहीं कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का कहर तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। लगातार बढ़ते आंकड़ों के बीच एक बार फिर से लोगों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग अपने रोजगार को छोड़कर घर के लिए जाने को मजबूर हैं। तो वहीं अब ऐसे में वैक्सीनेशन भी तेज किया जा रहा है। देश में टीका उत्सव चल रहा है और ऐसे में वैक्सीन की कमी के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि रूस की स्पुतनिक की वी को मंजूरी के दावे भी किए जा रहे हैं। देश में इससे पहले भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन पहले से ही चल रही है। अब नई वैक्सीन की खासा चर्चा चल रही है। हालांकि सरकार ने अभी तक इस पर कोई जानकारी साझा नहीं की है और ऐसे में रेमडेसिविर इंजेक्शन, जो कि कोरोना संक्रमितों के लिए जरूरी होता है, उनके इलाज में इस्तेमाल होता है, इस इंजेक्शन की भी कमी बताई जा रही है। मगर इतना साफ है कि जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, उससे लोगों में डर तेजी से बढ़ रहा है और लोगों में लॉकडाउन की चर्चा भी तेजी से हो रही है। मगर एक और लॉकडाउन के लिए क्या देश सक्षम है? क्या कुछ आखिरकार बढ़ते आंकड़ों को लेकर क्या कुछ तरीके अपनाए जाएं ताकि कोरोना वायरस को एक बार फिर से हराया जा सके? मोदी जी, आपने कहा था कोरोना की लड़ाई 18 दिन में जीती जाएगी। आपने घंटी बजवा दी, थाली बजवा दी, मोबाइल फोन की लाइट जलवा दी, कोरोना आगे बढ़ता गया और अब दूसरी वेव है और लाखों लोग कोरोना के शिकार हो गए। आप इवेंटबाजी बंद कीजिए, जिसको भी वैक्सीन की जरूरत है उनको दिलवाइए, वैक्सीन का एक्सपोर्ट बंद कीजिए और जो हमारे गरीब भाई बहन हैं उनको इनकम सपोर्ट एकदम दीजिए। राहुल गांधी की बात आपने सुनी। सीधे तौर पर जिस तरीके से सोनिया गांधी अपनी बात कहती हुई पत्र के जरिए नजर आ रही है, वही बात राहुल गांधी कहते नजर आ रहे हैं। तो कोरोना को लेकर जो मौजूदा स्थिति है, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आरपी उपाध्याय हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और साथ में डॉक्टर अनुज कुमार हैं, सर्जन हैं सफदरजंग हॉस्पिटल से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। सबसे पहले डॉक्टर अनूप कुमार, रुख में आपका करना चाहूंगा और एक बात समझने की कोशिश करना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? क्या लोगों को डरने की जरूरत है या लड़ने की जरूरत है? एक बार फिर से भारत में जी कि केसेस हमारे 6 लाख से ज्यादा हो जा रहे हैं। पिछले 1 महीने में इतने ज्यादा बढ़े हैं। 1 महीने पहले अगर हम तो केसेस हमारे अराउंड 16,000 थे और अब 1 महीने में 1,60,000 हो गए हैं जी। इससे पता लगता है कि तो रेट ऑफ ट्रांसमिशन बहुत जल्दी से बढ़ रहा है और लोगों के संक्रमण के साथ साथ जो लोग एडमिट हो रहे हैं उनकी भी संख्या बढ़ती रही है जी। चिंताजनक स्थिति है और इसका जो है हमें मजबूती से लड़ना है, सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल जैसे हमने 1 साल पहले लड़ना शुरू किया था, तो आपने देखा कि हम जनवरी फरवरी तक बिल्कुल जीत गए थे, लगभग जीत गए थे। लेकिन जो लापरवाही सामने आई, उस लापरवाही के सामने ही जो है फिर से हमारे सामने एक ऐसी स्थिति सामने आ गई है
कि नंबर ऑफ केसेस जो है इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि हम ब्राजील को क्रॉस करके नंबर 2 आ गए हैं पूरे वर्ल्ड में नंबर ऑफ केसेस के मामले में, जो कि चिंताजनक स्थिति है। इसलिए सभी लोगों को इसमें बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, चिंता रखनी पड़ेगी और मन में डर रखना पड़ेगा कि अगर उन्हें सावधानी नहीं बरती तो उनके परिवार को, उनके फैमिली को, किसी को भी कोरोना हो सकता है। और दुर्भाग्य अगर किसी को कोरोना हो जाए और उसके साथ में उसको एडमिशन होने के साथ आईसीयू और कोई डेथ हो जाए तो सारी उम्र के लिए उनसे मलाल है कि हमने लापरवाही की, जिससे हमारे होना पड़ा। इसलिए हमारी ये अनुरोध है सभी दर्शकों से कि ये टाइम है करने का नहीं, करने का टाइम है। सब लोग सजग हो जाएं और बिल्कुल इस समय वर्क फ्रॉम होम की जो पॉलिसी सरकार ने कई एरिया में ऑलरेडी लागू कर दी है, 50% अटेंडेंस कर दी है, वही हमें फॉलो करना पड़ेगा। बाहर निकले जब तक जरूरी ना हो, मास्क जल्दी बाहर निकले, मास्क पहन के निकले, 2 गज दूरी का जरूर पालन करें और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। वैक्सीन जैसे बढ़ाएंगे इसका प्रभाव अभी नहीं मिलेगा, देखने को मिलेगा हमें 1 से 8 महीने के बाद। बिल्कुल। उपाध्याय साहब, रुख में आपका करना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो स्थिति फिलहाल मौजूदा स्थिति बनी हुई है संक्रमण को लेकर, विपक्ष की भूमिका कैसी आपको नजर आ रही है, सरकार की जो भूमिका है वो कैसी नजर आ रही है? आज बयान भी राहुल गांधी ने दिया है, उन्होंने कहा है कि अच्छा सुझाव हो तो मान लेना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को। इन तमाम चीजों पर आप क्या कहेंगे? देखिए मोहित, विपक्ष का काम होता है भी सुझाव देना और सहयोग करना, और कोरोना की सेकेंड वेव जिस तरीके से, जिस तेजी के साथ चपेट में ले रही है लोगों को, तो वो एक चिंता का विषय है। देखिए कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है, ये मानना पड़ेगा कि हम लोग लापरवाह हो गए। फर्स्ट वेव के बाद में ऐसा लगने लगा कि जैसे कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है और खत्म हो गया, अब दोबारा नहीं आएगा। जबकि आप देखेंगे विश्व पटल पर सेकेंड जो वेव है बहुत तेजी से फैल रही थी, तो हमें जो प्रिकॉशन मेजरमेंट लेने चाहिए अब वो उसमें हमने लापरवाही की है। हम सब लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं, सरकार तो जिम्मेदार है ही, लेकिन जनता भी उतनी जिम्मेदार है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग थी, मास्क लगाने का था, हाथ धोने का था, जो जनरल चीजें जो हम नहीं कर सकते, जो हम कर सकते थे वो हमने करना बंद कर दिया। अब देखिए आज असमंजस की स्थिति है, एक तरफ बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं और रैलियों में वो कोई पाकिस्तान में नहीं हो रही, भारत के अंदर ही हो रही हैं। जिन जिन राज्यों में इलेक्शन है क्या वहां कोरोना नहीं हो सकता? क्या वो कोरोना फ्री स्टेट हैं? तो लोग पूछते हैं कि भी हमें दिल्ली में ही क्यों कोरोना के लिए लॉकडाउन और ये सोशल डिस्टेंसिंग और ये वैक्सीनेशन ये सब किया जा रहा है, ये बंगाल में क्यों नहीं किया जा रहा? तो एक भ्रम की स्थिति है। और दूसरा, मैं डॉक्टर साहब की बात से जो अनुज कुमार जी ने कहा कि वैक्सीनेशन, देखिए वैक्सीनेशन के बारे में भी आज बात हो रही थी मेरी कई मजदूरों से, तो वो लोग कहते हैं, उन्होंने कहा सर जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है उनको भी तो कोरोना हो रहा है। तो लोगों में असमंजस की स्थिति है कि पहले चेचक का टीका लग गया तो वो चीज चेचक से इफेक्टेड नहीं होगा, या दूसरी जो भी बीमारियां थी उनके टीके जो इजाद हुए थे वो टीका 100% सेफ थे कि एक बार अगर मैं लगवा लूंगा तो वो बीमारी मुझे नहीं होगी जी। लेकिन कोरोना के साथ ये कोरोना टीका लगवाने के बाद भी लोग कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं, तो एक संशय कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन के प्रति भी लोगों में है। ये बात अलग है। साहब, इस बात को लेकर डॉक्टर अनुज ने कहा भी कि वक्त लगता है चीजों को, शरीर को मजबूत होने में, और भी लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को कह रहे हैं। थोड़ा और बेहतर तरीके से डॉक्टर अनुज इस बात को हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आम लोग हैं, जनता है, वो लोग यही चीज को देख रहे हैं कि जब अखबारों में पढ़ रहे हैं कि भी डॉक्टर भी संक्रमित पाए जा रहे हैं, वो डॉक्टर भी संक्रमित पाए जा रहे हैं जिसकी 2 डोज हो चुकी हैं, एम्स के डॉक्टर जो संक्रमित पाए जा रहे हैं, इस तरह की जो बातें लगातार जो देखने को मिल रही, क्या आप कहेंगे? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है और मैं एनबी न्यूज का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ये कार्यक्रम आज आयोजित किया है। मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ कि जब वैक्सीन लगती है फर्स्ट डोज, उसके बाद सेकेंड डोज लगती है, हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है सेकेंड डोज के 16 दिन के बाद। इसलिए कहा जाता है कि जो धीरे धीरे मास्क पहनना आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, ड्यूरिंग वैक्सीनेशन, आफ्टर वैक्सीनेशन। अब इसको आप जी और 40 डेज लग गए हैं, उसके बाद भी कोरोना घटना हो रहा है जी। मैं बताता हूँ कि जो एफिकेसी वैक्सीन की 70-90% है। इसका मतलब है कि कुछ ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन जरूर होंगे, लेकिन हमने एनालाइज किया है पेशेंट को जिनको वैक्सीन के बाद भी इन्फेक्शन हुआ है, तो उनमें ये दिखा गया है कि अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है उनको नीड फॉर आईसीयू या कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल मिनिमम हो गया है उनका। यानी वैक्सीन का फायदा ये हो रहा है कि पहली बात तो इन्फेक्शन होने की जो आपकी संभावनाएं हैं वो ऑलरेडी 70-90% कम हो जाती हैं। अगर आपको इन्फेक्शन हो भी जाए तो नीड फॉर आईसीयू
सीवियर कॉम्प्लिकेशन और डेथ की पॉसिबिलिटी आपकी बहुत मिनिमम हो जाती है। बिल्कुल। तो दो बड़े फायदे हैं वैक्सीन लगाने के। इसलिए वैक्सीन के मामले में तो कोई भ्रम होना ही नहीं चाहिए कि वैक्सीन लगाने के बाद अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो हमें वैक्सीन नहीं लगानी है, ये गलत है। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, हर एक जो भी टीकाकरण हो रहा है भारत में, हर एक बीमारी में ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होते हैं और इसलिए वैक्सीन के बारे में हमें कोई भ्रम नहीं रहना है। वैक्सीन लगाने से हमें फायदा ही मिलने वाला है, तो मैंने इसलिए आपको बहुत सरल तरीके से समझाया। बिल्कुल फायदा मिलना भी चाहिए, क्योंकि पूरा देश आज विकास जो इस पर विश्वास कर रहा है और बाकी देश भी लगातार इस पर विश्वास कर रहे हैं। लेकिन एक बात डॉक्टर अनुज मैं समझने की कोशिश करूं, आज स्पुतनिक वैक्सीन जो कि देश में ही बनी है, रूस की है, लेकिन उसकी इजाजत की बात कही जा रही है। हालांकि सरकार ने इसको लेकर अभी औपचारिक ऐलान नहीं किया है। क्या लग रहा है कि ये कैसा फैसला है? क्या ये पहले हो जाना चाहिए था? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक जो प्रक्रिया हम वैक्सीन को अप्रूव करते हैं अपने भारतवर्ष में उतारने के लिए। देखिए, हमारी भारत सरकार बहुत ही सजग है। एक टीम बनाई गई है एक्सपर्ट की, जो कि हर वक्त किसी चीज का अध्ययन करती है। एप्लीकेशन आती है, उसका फेज 1 ट्रायल की क्या रिजल्ट है, फेज 2 ट्रायल की क्या रिजल्ट है, फेज 3 ट्रायल की क्या रिजल्ट है। तो जब तक वो संतुष्ट हो जाते, क्योंकि ये भारत जनता के स्वास्थ्य का और उनकी सलामती का मामला है, तब तक उसको अनुमति नहीं है। इसलिए को दिया गया तो अब उन्हीं को दिया गया है। फेज 3 ट्रायल ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं, बताई जा रही है। तो ये है 2 से 8 में इसका तौर रहेगा। उसकी कॉस्ट जो है बहुत कम है एज कम्पेयर टू फिगर मॉडल। बिल्कुल सराहनीय करना जो भारत सरकार ने इसको अप्रूव किया है। बिल्कुल। उपाध्याय सर, मैं आपसे भी यही बात थोड़ा समझने की कोशिश करूंगा कि सरकार को फैसला पहले ले लेना चाहिए था, इतनी देरी नहीं करनी चाहिए थी, वो भी तब जब लगातार इस तरह की स्थिति थी कि इतनी धीरे तरीके से वैक्सीनेशन जो हो रहा है, एक लंबा वक्त लग सकता है इस चीज में। देखिए मोहित, ये सरकार का फैसला नहीं होता है जी। ये जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया, ये एक्सपर्ट के डिसीजन होते हैं और एक पूरा पैनल होता है जो डिसाइड करता है कि भी कब मंजूरी देनी है, कौन कौन से फेज उस जिस वैक्सीन को हम मंजूरी दे रहे हैं उसके पूरे हो चुके हैं, कितने ट्रायल हो चुके हैं, उन ट्रायल के साइड इफेक्ट क्या क्या हैं, तो उन साइड इफेक्ट के भी स्टडीज होती हैं। उसके बाद जब ये लगता है कि सारे पैरामीटर पर कोई वैक्सीन खरी उतर रही है, तब वो जनता के बीच में लाई जाती है और वो एक्सपर्ट कमेटी है वही मंजूरी देती है, वो सरकार को राय देती है कि हाँ अब इस वैक्सीन को मंजूरी दी जा सकती है। तो सरकार के हाथ वहां पर बंधे होते हैं। सरकार अपने लेवल पर किसी भी वैक्सीन की मंजूरी या नामंजूरी के लिए सक्षम नहीं है। जब तक जो विशेषज्ञों की जो कमेटी होती है, जो एक्सपर्ट होते हैं, जब तक वो अपनी ओपिनियन उसके बारे में नहीं भेज दें और उस ओपिनियन के ऊपर ही सरकार निर्भर रहती है, और जब वो ओपिनियन आ जाती है तब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अनुज, अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब ये वैक्सीन आ चुकी है तो लोगों तक कब पहुंचेगी? इसी को लेकर मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक पर हम जाएंगे। ब्रेक उस पार भी लगातार चर्चा का सिलसिला जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे
01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अनुज, स्पुतनिक वैक्सीन अब मंजूरी की अगर बात कही जा रही है, मंजूर हो भी जाती है, अगर आज ही सरकार इसको लेकर ऐलान कर देती है, क्या लगता है कि लोगों की पहुंच में वो कब तक पहुंच पाएगी, कितना वक्त लग सकता है? वैक्सीन ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि रशिया समेत कई और यूरोपियन कंट्रीज में यूज में है जी। और इसका प्रोडक्शन जैसे आपने देखा कि भारत में भी कंपनी के साथ मिलकर किया है और उसके ट्रायल्स भी भारत में हो चुके हैं। तो जैसी मंजूरी मिलती है तो बहुत शीघ्र ही भारत के लिए ये उपलब्ध हो सकती है, क्योंकि प्रोडक्शन जो है काफी तेजी से चल रहा है। एग्जैक्ट कितनी डोजेज मिलेंगी ये तो जो एमओयू साइन होगा कंपनी एंड गवर्नमेंट तभी पता लगेगा कितने डोजेज भारत को मिलने वाली है। बट ये जरूर है क्योंकि ये ऑलरेडी वैक्सीन कई महीनों से यूज की जा रही है, इसलिए भारत के लिए बहुत शीघ्र ही उपलब्ध हो सकती है। बिल्कुल 70 करोड़ की बात बताई जा रही है कि 70 करोड़ वैक्सीन की जो बातें चल रही हैं। आरबी उपाध्याय जी, मैं रुख अगर आपका करूं, जिस तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है, जिस तरीके से टीकाकरण हो रहा है, जितनी ढिलाई बरती जा रही है या फिर कहें कि वक्त लग रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि लोग सवाल उठा रहे हैं कि उनका नंबर कब आएगा, वो भी तब जब कई राज्य ऐसे कह रहे हैं कि उनके पास वैक्सीन नहीं है। देखिए, हुआ मोहित, हमें ये भी समझना होगा कि माननीय प्रधानमंत्री ने जब वैक्सीन लगवाई थी, उससे पहले लोगों में उतनी जागरूकता नहीं थी। हाँ। लोग अवेयर नहीं थे और लोग डर रहे थे और नहीं जा रहे थे। आपने देखा होगा समय समय पर बयान भी आ रहे थे, चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आया था कि वो बीजेपी की वैक्सीन है, और दूसरे समुदाय के लोग भी तरह तरह से प्रश्न उठा रहे थे उसके ऊपर। लेकिन जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री ने टीकाकरण कराया तो लोगों का एक विश्वास जगा और लोगों का विश्वास उनके प्रति आज भी इतना मजबूत है कि उसके बाद देखेंगे कि जिस तेजी के साथ लोग वैक्सीन लगाने के लिए आगे आए हैं, तो स्वाभाविक है कि भी इतने लोग जब आएंगे तो व्यवस्था थोड़ा सा कहीं कठिनाई के दौर में गुजरेगी, और उसी का परिणाम है। देखिए, मैंने वैक्सीनेशन लगाया था पिछले महीने 13 तारीख को, खाली पड़ा था। मैं एक सरकारी उसी पर लगवाया था, तो वहां बिल्कुल कोई नहीं था, खाली था, आराम से जाके लगवा के मैं आया। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने टीकाकरण कराया है, उसके बाद में कोरोना की दूसरी वेव जिस तेजी से फैली है, तो लोगों को अब लगने लगा है कि भाई नहीं, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी में वैक्सीन लगवा लो। मान लीजिए 130 करोड़ लोग एक दिन में चाहें कि भी वैक्सीनेशन हो जाए, तो उसके लिए बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, बिल्कुल, जो संभव नहीं है। इसीलिए फेज वाइज किया गया कि पहले 60 साल की उम्र तक के लोगों के लिए किया गया, फिर 45 तक लेके आए। उसके पीछे रीजन भी यही था। तो देखिए, सरकार जैसे जैसे लोग सामने आ रहे हैं और जो दिक्कतें सामने आ रही हैं, तो सरकार अपने लेवल पर कोशिश कर रही है कि भी न तो वैक्सीन की कमी हो और न वैक्सीनेशन जो सेंटर हैं उनकी कमी हो, लेकिन व्यवस्था में थोड़ा समय लगता है। ये जो पोजीशन आज हम देख रहे हैं, जो एकदम से जो केस बढ़े हैं, तो उसके बाद जो लोगों में एक भय का माहौल पैदा हुआ है, जिसके कारण लोग घरों से निकलकर वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, नॉर्मल हो जाएगी बहुत जल्दी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल होगी और नॉर्मल जो सिचुएशन होती है वो बिल्कुल कायम होगी। लेकिन तब तक हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर से कम निकलें, जैसा कि अभी डॉक्टर या जो एक्सपर्ट जो हमें कोरोना गाइडलाइन जो दे रहे हैं उनका पालन करें, तो बहुत हद तक इससे हम लड़ सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं, और दूसरे लोगों में जो संक्रमण फैल रहा है उनको भी बचा सकते हैं। उसी का परिणाम है कि भाई लॉकडाउन की चर्चा हो रही है या नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, तो हम सब लोग अपना उसको सहयोग करें। बिल्कुल, इसको लेकर हम थोड़ा और भी विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन को लेकर स्थिति ना सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र में बल्कि दिल्ली में भी इसकी चर्चा बहुत तेजी के साथ की जा रही है। डॉक्टर अनुज कुमार, यही सवाल मेरा होगा कि जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन हो रहा है, जिस रफ्तार से चल रहा है, क्या लग रहा है कि क्या ये वैक्सीन की कमी एक बड़ी वजह है या फिर हमारे पास संसाधनों की कमी है? क्या वजह आखिरकार आपको नजर आती है और क्या आखिरकार सुधार करने की जरूरत है? हमें एक बात समझना पड़ेगा, हमारा देश इस समय 137 करोड़ आबादी का देश है जी, और हम जिन दूसरे देशों से कंपेयर कर रहे हैं, अमेरिका में 35 करोड़ आबादी है, ब्राजील में 38 करोड़ आबादी है,
तो और यूरोपियन को सब मिला दें तो भी हमारी आबादी से आधी आबादी उनकी होती है। तो इतने बड़े जनसमूह को वैक्सीनेट करना विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण माना जा रहा है। अभी भारत ने ऑलरेडी 10.7 करोड़ को वैक्सीनेट कर दिया है जी। और ऑलरेडी सरकार ने घोषणा की है कि आने वाले 2 महीनों में इसको और एक्सीलरेट किया जाएगा। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि पहले जैसे अभी बताया उपाध्याय जी ने कि लोग लगाने नहीं आ रहे थे, तो वैक्सीनेशन की हमारी डोज बेकार जा रही थी, कहीं स्टेट खाली पड़ी थी। तो लोगों को एकदम से डर लगा तो लोगों ने जाना शुरू किया है, तो सडनली हमारी डिमांड भी बढ़ गई। ये धीरे धीरे करके सप्लाई भी हमारी बढ़ने वाली है और स्पुतनिक वैक्सीन आने से हमें कई मिलियन डोजेज और मिल जाएंगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 2 से 3 महीने में बिल्कुल हमारा जो टारगेट है उस तरफ अग्रसर हो जाएंगे और हमारा टारगेट है कि 60-70% तक हमें जो वैक्सीनेशन या इन्फेक्शन से जो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करनी थी चेन ऑफ ट्रांसमिशन तोड़ने के लिए हम उस तरफ अग्रसर हो जाएंगे। लेकिन एक बात और हम समझें डॉक्टर अनुज कुमार की लास्ट ईयर की हम बात करें, पिछली बार की हम बात करें कि जिस तरीके से संक्रमण की जो बढ़ा था उसकी रफ्तार अलग थी, इस बार रफ्तार ज्यादा है और लोगों को इसीलिए लोगों के मन में ये शक है कि लॉकडाउन लगाया जा सकता है। लोगों को इस बात का जो लगातार चर्चा की जा रही, तो क्या मानकर चलें कि लॉकडाउन लगेगा तो क्या संक्रमण पर थोड़ा असर होगा, रोका जा सकता है, प्रभाव पड़ेगा, पहले की तरह जो फायदा मिला लॉकडाउन से वो मिल पाएगा? देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि सरकार ने जब पहली बार कंप्लीट लॉकडाउन लगाया था तब परिस्थितियां दूसरी थी। तब हमारे संसाधनों की कमी थी, हमारे पीपीई किट्स नहीं थे, टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं थी क्योंकि नई बीमारी थी, ना जितने मास्क थे ना सैनिटाइजर थे। अब जैसे जैसे हम सरकार ने 1 साल की पूरी अच्छी तैयारी कर ली है और हमने इसको लगभग जीत लिया था जनवरी तक, तो सडनली एकदम से फिर से सेकेंड वेव आ गया। तो अभी जो कंप्लीट लॉकडाउन की बात है वो तो अभी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसलिए सरकार भी कह रही है कि कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। जहां जहां केसेस ज्यादा आते हैं वहां पर लोकलाइज रिस्ट्रिक्शंस करके आपको कंटेनमेंट करना पड़ेगा। वो जनता कर्फ्यू कह लीजिए, नाइट कर्फ्यू कह लीजिए, कुछ इलाकों में और सख्ती करनी पड़ सकती है, लेकिन कंप्लीट लॉकडाउन करना कोई सोल्यूशन नहीं है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं बोल चुके हैं, मुख्यमंत्री बोल चुके हैं। यहाँ लोगों को खुद अपनी करनी पड़ेगी। देखिए, सब अकेले कर रही है, राज्य नहीं कर रही है, तो जनता खुद नहीं अपनी तरफ संवेदनशील होगी। जनता नहीं बाहर जाके अगर मास्क नहीं रखता हूँ और दूरी नहीं रखता हूँ, इनसे अपने परिजनों को खतरा हो रहा है। तो अगर ये नहीं होगा तो लास्ट रिजॉर्ट से लॉकडाउन होगा। लास्ट रिजॉर्ट होता है, व्यवस्था चला जाती है और पॉपुलेशन का नॉन कंप्लायंस सामने आता है। हम नहीं चाहते कि हमारे भारत में ऐसा हो, ना हमारी सरकार चाहती है। इसके आप अभी भी समझ जाएंगे तो लॉकडाउन नहीं आएगी। बिल्कुल, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन एक रिपोर्ट मेरे पास भी है। रिपोर्ट ये कहती है कि अगर हम दिल्ली की हम बात करें तो ज्यादातर जो अस्पतालों में ऐसी स्थिति है कि वहां पर वेंटिलेटर खाली नहीं है। तो ऐसे में लोगों के मन में जो, क्योंकि डर स्वाभाविक है और ऐसे में लॉकडाउन की जो चर्चाएं वो बहुत तेजी हो जाती है, वो भी तब जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर अस्पतालों की स्थिति खराब होगी तो हमें मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। तो ऐसे में आप क्या देखते हैं कि क्या अस्पतालों के अंदर संसाधनों की फिलहाल भी कमी है, अभी भी वेंटिलेटर्स की हम बात करें या बाकी और भी चीजों की हम बात करें? देखिए, दिल्ली शहर की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट दोनों के अस्पताल हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अपने अस्पतालों के नंबर ऑफ बेड, वेंटिलेटर्स, आईसीयू ऑलरेडी इतने बढ़ा दिए हैं जितने पहले थे जनवरी से पहले। और ऐसे ही दिल्ली सरकार ने भी आपने आज ही सुना होगा, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल जो मेजर हॉस्पिटल उनको कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया है। बिल्कुल तो बेड की जो है हमारी समस्या नहीं है, वेंटिलेटर की समस्या नहीं है। समस्या ये है कि अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो नंबर ऑफ बेड्स भी हमारे कम पड़ जाएंगे। बिल्कुल। तो मेरी जो अपील ये है कि हमें सिचुएशन को संभालना है ताकि जो स्थिति और गंभीर ना हो जाए। ठीक है सर। आरबी उपाध्याय जी, आखिरी कमेंट, क्लोजिंग कमेंट होगा, आप किस तरीके से देख रहे हैं कि लॉकडाउन ही एक तरीका बचा है? नहीं, देखिए, संभव नहीं है। कम शब्द न सरकार के लिए संभव है पूर्ण लॉकडाउन लगाना, जिस तरीके से पहले एक लंबा लॉकडाउन लगाया गया था, और न जनता कहीं झेल पाएगी। लेकिन स्थिति साफ करने की जरूरत है। सरकारों को इस पर असमंजस नहीं रखना चाहिए, स्थिति क्लियर करनी चाहिए। जिस तरह से प्रवासी मजदूर पलायन कर रहा है, भाग रहा है, डर रहा है कि भी ये ट्रेन बंद हो जाएंगी, ऐसा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसको क्लियर करें। बिल्कुल, डर को खत्म करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो लगातार जिस तरह की बातें कही जा रही हैं कि लॉकडाउन होगा, कोरोना वैक्सीन को लेकर बातें कही जा रही हैं कि वैक्सीन कम है, तो उन तमाम चीजों को लेकर हमने चर्चा करने की कोशिश की। आप जरूर इसको लेकर समझे होंगे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएनपी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।